हेलो दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया था, उसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब आज से कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? उत्सर्जन तंत्र। तो वही, तो सबसे पहले हम तंत्र के बारे में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? तो देखो, हमारा जो मानव का शरीर, उत्सर्जन तंत्र में हम मोस्टली हम ह्यूमन के ही बारे में पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में क्या है। तो उसी के हम सभी सिस्टम को पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र, तो उत्सर्जन तंत्र बनता कैसे है, ये है क्या, ये चीज समझिए। तो देखो, जो हमारा मानव है, जो मानव का शरीर है, तो मानव के शरीर में क्या होती है? मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं हुई। तो उपापचयी जब क्रियाएं होती हैं, तो उनसे क्या होता है कि जब उपापचयी क्रियाएं हुई तो उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यानी कि जो अवांछनीय पदार्थ बना। ठीक। तो जो अवांछनीय पदार्थ है, तो यानी कि कुछ हद तक कुछ मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ जो अनावश्यक पदार्थ हैं, उनको, वे जो आवश्यक नहीं है, तो उनको शरीर से तो बाहर निकालना है। तो जो शरीर से बाहर निकालने के लिए, और शरीर से बाहर कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो गए, और कुछ जो अपने रहते हैं, क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ रहते हैं। ये शरीर से अपने बाहर निकलते हैं। तो जो ये बाहर निकलते हैं, तो उनको क्या करते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? उनको, यानी कि बाहर निकाले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। ठीक। लेकिन अब ये जो बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम, जो अंग कार्य कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? उत्सर्जन अंग कहेंगे। या फिर वही उत्सर्जन अंग के द्वारा क्या बन जाता है? अपना एक सिस्टम तैयार हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक। तो अब जो मानव के उत्सर्जन तंत्र है, तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन-कौन से अंग शामिल होते हैं? तो जो मानव का उत्सर्जन अंग है, तो मानव के उत्सर्जन अंग में कितने? 6 अंग शामिल होते हैं। कौन-कौन से? एक जोड़ी किडनी, क्या? एक जोड़ी वृक्क, और क्या होता है? एक जोड़ी, क्या? मूत्र नलिका। एक, क्या? मूत्राशय। और चौथा क्या है? मूत्र मार्ग। अब इनकी संख्या की बात करें तो एक जोड़ी मतलब ये कितने हो गए? 2। एक जोड़ी मूत्र नलिका रहती है, ये 2। मूत्राशय अपना कितना हो गया? 1। और मूत्र मार्ग हो गए कितने? तो ये कुल मिला के कितने हो जाते हैं? तो कितने अंग शामिल होते हैं? तो 6 अंग शामिल होते हैं। ठीक। वन पेयर ऑफ किडनी। ठीक। वन पेयर ऑफ, क्या? यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या होता है? यूरेथ्रा। तो कितने अंग शामिल होते हैं? 6 अंग।
तो जो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है वह क्या कहलाता है? तो मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वह क्या कहलाता है? किडनी। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग, तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है? किडनी। क्या वृक्क। ठीक। तो ये किडनी कितने होते हैं हमने बताया? कितने? वन पेयर में, यानी कि दो पाए जाते हैं। ठीक। तो ये क्या हो गई? ये अपनी हो गई वृक्क, किडनी। ये हो गया क्या? मूत्र नलिका, या उसको अपन क्या बोल दिए? मूत्रवाहिनी, इसको यूरेटर। ये क्या हो गया? यूरेनरी ब्लैडर। और ये क्या है? यूरेथ्रा। ठीक। तो देखो अब क्या होता है कि इनमें छोटे छोटे, ये जो किडनी की संरचना पढ़ेंगे तो अब किडनी में क्या होता है कि छोटे छोटे डिवीजन पाए जाते हैं। ठीक। ये छोटे छोटे डिवीजन में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक। ये छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड होती है। ठीक। तो जो ये आउटर पार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और जो अंदर का भाग है इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या कहलाता है? मेड्यूला कहलाता है। ठीक। अब इन्हीं जो अंदर ये है ना, तो इन्हीं में क्या ये क्या है?
ये आउटर पार्ट तो क्या कहलाया जाता है अपना कॉर्टेक्स। अब जो अंदर की ओर क्या इन्हीं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वे क्या करते हैं, ठीक। तो ये नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के में ही क्या होता है कि उसमें फिल्ट्रेशन होता है किसका, यूरिन का। उस वहीं से अपना क्या होता है कि यूरिन का निर्माण होना स्टार्ट होता है, ठीक। तो और सबसे पहले अगर बात करें कि जो किडनी का शेप साइज, अगर देखो किसी भी, अगर आप बायोलॉजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तीन चीज उसका पढ़िए। सबसे पहले क्या, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसका लोकेशन, फिर उसका क्या है फंक्शन। स्ट्रक्चर, लोकेशन और क्या, फंक्शन। तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब देखो इसका ये जो लोकेशन है कि जो अपनी किडनी होती है, ठीक। तो किडनी कहाँ पाई जाती है, जो अपना कशेरुक दंड होता है वर्टिब्रल वहां पे, तो उसके दोनों ओर क्या पाई जाती है, एक एक किडनी होती है, ठीक। अब ये किडनी की जो अगर बात करें कि इसकी साइज कितनी होती है, ठीक। और ये जो दाहिने वाली ये कौन सी हो गई, ये राइट हो गई। और ये कौन सी है, लेफ्ट। तो जो राइट वाली होती है वो क्या, देखो थोड़ी दाहिने से क्या है, नीचे की ओर स्थित है ना। तो जो दायां वृक्क होता है, जो दाहिनी किडनी होती है, जो बाएं वृक्क के थोड़ी से नीचे की ओर स्थित होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यकृत होने की वजह से वो क्या होती है, लीवर की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है, थोड़ी नीचे की ओर स्थित होती है, ठीक। और अगर बात करें कि इसकी साइज की, तो ये कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसकी वेट की बात करें, इसका वजन कितना होता है, तो वजन कितना होता है, तो 160 ग्राम इसका वजन होता है, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब बात करेंगे कि जो अपन नेफ्रॉन की बात कर रहे थे, तो इसमें देखो ये यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी संख्या में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ईच किडनी यानी कि एक किडनी में, एक किडनी में कितनी पाई जाती है, तो 1 मिलियन पाई जाती है। एक किडनी में 1 मिलियन, तो अगर दोनों किडनी की बात की जाए तो 2 मिलियन से अधिक की हो जाती हैं। लगभग 1 मिलियन की पाई जाती है किसमें, एक किडनी में, ठीक। तो अब बात करें कि जो अपना यूरिन का निर्माण, यूरिन का निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो सब कहाँ होता है, तो नेफ्रॉन में। तो वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं, तो उसी को वृक्काणु या उसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। तो जो किडनी की फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट है वह क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वह क्या कहलाती है, तो नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक। इतना समझ में अब बात करेंगे किसकी, नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो ये बोमन संपुट हो गया अपना, ठीक, कप के आकार का। फिर यहाँ से ये अपनी पीसीटी निकली, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। फिर ये क्या करती है,
ये आई और एक ये लूप बनाती है, इसी को क्या बोलते हैं, हेनले लूप। ये एक लूप बनाई, और ये क्या है, डीसीटी। तो ये क्या है, अपनी डीसीटी अभी तैयार हो रही है। तो देखो, अब जो ये क्या है, अपना बोमन संपुट है, ठीक, बोमन कैप्सूल, इसको क्या बोलते हैं अपन, बोमन संपुट। अब इस बोमन संपुट में क्या होता है कि जो एफरेंट एर्टियोल होती हैं, ठीक, जो एफरेंट एर्टियोल होती हैं ये आएंगी और यहाँ पे क्या होंगी, ऐसे यानी कि मुड़ जाएंगी कि एक गुच्छे के रूप में बन जाती हैं, और ये गुच्छा बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक। और ये गुच्छे बना करके क्या होती हैं कि फिर ये एफरेंट से एफरेंट आर्टियोल बन के आती हैं और इफेरेंट आर्टियोल बन के बाहर निकल जाती है। कौन सी, इफेरेंट आर्टियोल, और आती कैसे हैं, एफरेंट आर्टियोल, ठीक। अब ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये यानी कि बहुत सारा गुच्छे टाइप में बन गई, तो यहाँ से जो क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होता है। अब जो अपना उत्सर्जी पदार्थ था और जो भी अपना यानी कि जो भी अपना पदार्थ है, ठीक, अब यहाँ पे आए, वहां पे जमा हुए और यहाँ से क्या हुआ, उनका फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन होके कहाँ जाएगा, ये पीसीटी पे जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाएगा। अब पीसीटी पे जा रहा है, तो अब पीसीटी पे जा रहा है, यहाँ पे क्या करा कि जो ये बोमन संपुट होता है, यहाँ पे क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, परागनिस्यंदन की प्रक्रिया होती है। तो परागनिस्यंदन में क्या होता है कि जो भी इसका रस रहता है, यानी कि जो भी अपना पूरा यानी प्रोटीन विटामिन जो भी अपना मिनरल्स ये सब चीजें रहते हैं, वो क्या कर देता है, खींच लेगा। अब खींच लेगा, खींचेगा खींचेगा और कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा। अब पीसीटी में जाएगा तो बोलेगा कि भाई उसको रोको, उसको भगने मत दो, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। तो अब ये पीसीटी क्या करेगा कि यहीं से और यहीं पे फर्स्ट यूरिन का फॉर्मेशन, यानी कि यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो पीसीटी क्या करता है कि इसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या करेगा कि जो यानी कि 85 से लेके 90% तक क्या करेगा, जो भी अपना यानी कि जो जल हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इनका सबका क्या करता है, ये अवशोषण करता है, ठीक। तो अवशोषण किया, अवशोषण करने के बाद क्या कर दिया कि ये जाने दिया, जो वेस्ट निकला तो उसको कम से कम 15% या 10% उसको क्या हुआ, जाने दिया। अब ये गया, ये क्या हुआ, ये असेंडिंग हुआ, और यहाँ ये क्या हुआ, डिसेंडिंग, ठीक, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अब ये असेंडिंग पे तो ऑब्जॉर्प्शन हो रहा, लेकिन डिसेंडिंग पे क्या हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, और ये एक यू प्रकार के एक लूप बना लेता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, हेनले लूप, हेनले लूप बोलते हैं, ठीक। अब ये हेनले लूप से क्या होगा कि ऊपर की ओर जाएगा, ठीक, और जाएगा कहाँ, डीसीटी पे, ठीक, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जाएगा। अब डिजिटल पे डीसीटी पे क्या होता है कि उसका यानी कि पुनः रीअब्जॉर्प्शन होता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, कि भाई अगर कुछ भी छूट गया हो तो उसका फिर से, तो ये क्या करता है, डीसीटी उसको धकेलेगा, धकेलेगा और फिर से भेजेगा कि भाई देखो, अगर इसमें से अगर कोई भी तुमको अगर चाहने की चीज है,
यानी कि तुम्हारे आवश्यक की कोई चीज है तो उसको फिर से उसका क्या कर लो, एब्जॉर्प्शन कर लो। तो डीसीटी उसको फिर से भेजेगा और फिर से उसका क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा, पुनः री एब्जॉर्प्शन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि री एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि जो अपना वेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा उत्सर्जन के रूप में। क्या निकलेगा, अपना मूत्र निकलेगा। तो मूत्र में क्या निकल जाता है कि जो, अगर ह्यूमन की बात करें तो यूरिक एसिड निकल जाता है, ठीक, यूरिक अम्ल। तो देखो अब जो डीसीटी है, डीसीटी के साथ ही कई ऐसे होते हैं कि जैसे डीसीटी के यानी जब डीसीटी का जब एक्सक्रीट होता है तो वहां पे अगर अधिक मात्रा में क्या निकल रहा है, ग्लूकोज निकल रहा है, वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लाइकोसीरिया, जो यूरिनरी डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको, तो क्या करते हैं, अगर ग्लूकोज निकल रहा है उसमें, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लाइकोसूरिया, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो उसको कीटोनूरिया, अगर ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड की मात्रा यानी कि उसमें प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसको हीमेटूरिया, अगर उसी में मवाद पसंद प्रेजेंट है, मवाद उपस्थित है, उसको क्या बोलते हैं, पाईयूरिया। और अगर यदि बहुत ज्यादा पेशाब हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। और पेशाब नहीं हो रही है तो इनयूरिया। और अगर पेशाब में परेशानी हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, डिसयूरिया बोलते हैं। ये सब क्या है, यूरिनरी डिसऑर्डर कहलाते हैं, ठीक। तो ये चीज आप लोग को समझ में आई कि ये कैसे होता है, ठीक। और अगर बात करें कि अब जो ये यहाँ से अब क्या हुआ, एक्सक्रीटन, अब वहां पे क्या होगा, अब यूरिया का निर्माण होगा। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, तो ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अपना NH2 रहता है, मतलब एमिनो ग्रुप। अब यूरिया बनती कैसे, तो देखो जो अपना NH2 है, अमोन, ठीक, एमिनो ग्रुप है, इससे क्या बन जाता है, NH3 बना, ठीक, क्या बना, NH3 अमोनिया। और ये कैसा होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक। जो अपनी ह्यूमन के लिए क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। तो जो NH3 है, NH3 में क्या होता है कि NH3 फिर कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। तो जो ये यूरिया अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया, तो अमोनिया से यूरिया बनना किसके साइकिल के द्वारा होता है, यूरिया साइकिल के द्वारा। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथीन चक्र बोलते हैं। तो जो अमोनिया से यूरिया बनना ये किस साइकिल में होता है, ऑर्निथीन चक्र में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यूरिया का निर्माण किस साइकिल के द्वारा होता है, तो किस साइकिल के द्वारा, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा होता है, ठीक। अब ये देखो जो उत्सर्जन है, तो उत्सर्जन के आधार पर भी जो जंतु है ना, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को यानी कि इसके उत्सर्जन के आधार पर भी कई ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे पहले हो गया अमीनोटेलिक, मोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक क्या है, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, किसका, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। अब अमोनोटेलिक में कौन कौन से आते हैं, तो सभी जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जलीय जीव। तो जलीय जीव क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। फिर यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक जो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन कर करता है, तो फ्रॉग हो गया, मेढक हो गया, और मानव करता है, ह्यूमन, ठीक। इसके अलावा और कौन कौन करते हैं, ठीक। अब यूरिया के बाद क्या होगा, यूरिकोटैलिक हो गया। ये यूरियोटैलिक और यूरिको, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक, माइनर डिफरेंस है, तो इसको ध्यान में रखना। यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक कौन करता है, मेढक और मानव, यानी कि जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटैलिक में क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल।
तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक। अब यूरिकोटैलिक वाले कौन कौन से जंतु हैं? तो यूरिकोटैलिक में क्या कौन कौन आते हैं? तो जैसे अपने सभी यानी कि जो रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप हो गए, एविज पक्षी हो गए, इंसेक्ट कीट हो गए, ठीक। तो सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए और कीट हो गए, ये सब क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं, ठीक। अब इसके अलावा जो क्या करते हैं, ग्वानिन का ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ग्वानोटैलिक कहलाते हैं, ग्वानोटैलिक। जो किसका करते हैं? जो प्यूरिन और पिरामिडिन में वो होते हैं ना, ग्वानिन, जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन कौन करता है? तो ग्वानिन का उत्सर्जन कौन कौन? एक मकड़ी हो गई, स्पाइडर और बिच्छू, स्कॉर्पियन, ये क्या करते हैं? ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आया। अब बात करेंगे कि जो हमारा क्या बन गया, मूत्र बन गया, ठीक। तो मूत्र किसको कहते हैं? अगर कभी पूछ ले कि मूत्र किसको कहते हैं, कि जो नेफ्रॉन में जो रुधिर से, ब्लड से जो छनकर जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं जो मिश्रित रूप में, उसको क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं, ठीक। तो अब बात करें हम किसकी? कंपोजिशन ऑफ यूरिन की। कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन में क्या क्या होता है? तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो इसके कंपोनेंट्स में क्या होता है? 95% जल, 2% लवण और 2.6% क्या होती है? यूरिया और 0.03 या और कितना, 0.3% क्या होता है? यूरिक अम्ल, ठीक। और इसकी बात करें कलर की, तो क्या होता है? हल्का पीला। और हल्का पीला किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट। तो जो यूरोक्रोम वर्णक होता है उसकी वजह से जो यूरिन का कलर हल्का पीला होता है, वह किसकी वजह से होता है? तो यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक। उसके अलावा अगर इसकी पीएच की बात की जाए, तो कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। और पीएच कितना होता है? तो 6 होता है, ठीक। और जो इसमें जो एक गंध आती है, ठीक। तो गंध किसकी वजह से आती है? तो क्या होता है कि जो यानी कि बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा जो यूरिया का अमोनिया में परिवर्तित हो जाना, बैक्टीरिया द्वारा जब क्या होता है, जो अपना अपन क्या करें, यूरिया का उत्सर्जन करते, तो जो यूरिया है, यूरिया का किस में परिवर्तन होना? यूरिया का अमोनिया में परिवर्तित हो जाना। तो जब यूरिया किस में परिवर्तित हो जाता है? अमोनिया में। तो अमोनिया में जब परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें गंध हो जाती है, ठीक। तो ये हुआ किसमें? ये यूरिन के कंपोनेंट थे, ठीक। अब अगर बात करें कि जो किडनी है, तो किडनी फंक्शन क्या करती है, तो काम क्या क्या करती है, ठीक। तो किडनी के काम क्या क्या है?
फंक्शन ऑफ किडनी। तो वृक्क के कार्य क्या होते हैं? तो रक्त को छानने का काम करती है। रक्त को छानने का कार्य करती है। और क्या काम करती है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन होते हैं उनको क्या करती है? उनको मेंटेनेंस करने का काम करती है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक आयन को नियंत्रण मेंटेनेंस करने का काम करती है। नियंत्रण करती है। पीएच कंट्रोल करती है। पीएच को नियंत्रित करती है। और क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करती, हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करती है। तो ये क्या हो गए? इसके किडनी के कार्य हो गए। ठीक। तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि जो जो हमने बताया। और क्या होता है कि जब कभी कभी किडनी हमारी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, यानी कि जो यूरिया का, जब यूरिया एकत्रित हो जाती है किसमें? यूरेथ्रा में एकत्रित हो गई। अब जब यूरेथ्रा में एकत्रित हो गई तो वहां से क्या होता है कि उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है। ठीक। तो उसको किसके द्वारा किया जाता है? तो उसको, यानी कि उसको रक्त अपोहन या हीमोडायलिसिस के द्वारा किया जाता है। हीमोडायलिसिस। तो जो ये अपनी हीमोडायलिसिस है ये कैसी है? तो यह एक मशीनी कार्यविधि है। तो इसमें क्या होता है कि सेम किडनी के जैसे ही कि जब अपनी किडनी काम नहीं करती है तो मशीनी कार्यविधि के द्वारा हम क्या करते हैं? उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस ट्यूब में क्या होती है कि इसमें एक आर्टिफिशियल, यानी कि सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन बनी होती है, जिसमें क्या होता है, जिससे अपन को जो अशुद्ध रक्त है उसको क्या किया जाता है? गुजारा जाता है उससे, यानी कि उसमें से भेजा जाता है। तो जब जो अशुद्ध रक्त में से क्या होते हैं, उसमें से यूरिया हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और जो अन्य उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और जो अपना मेन प्योर ब्लड होता है वह उसी पे रह जाता है। ठीक। तो ये किसके द्वारा होता है? तो हीमोडायलिसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि जो उत्सर्जन होता है वह कैसे होता है। तो देखो, जो अपनी किडनी हुई, दोनों किडनी में क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे वेन, और क्या होता है कि जो आर्टरी और वेन लगी रहती हैं तो उनके द्वारा आता है अपना क्या? तो आर्टरी के द्वारा, तो समझ लीजिए कि जो आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, तो आर्टरी के द्वारा क्या होता है कि शुद्ध रक्त, सॉरी, अशुद्ध रक्त आता है तो किसके द्वारा आएगा? वेन के द्वारा, शिरा के द्वारा आएगा क्या? अशुद्ध रक्त आएगा। और इसमें क्या होगा? फिल्टर होगा। फिर क्या होगा कि जो अपना अशुद्ध रक्त है वह कहाँ होगा? यानी कि अशुद्ध रक्त से जो अपना अवशिष्ट पदार्थ होगा वह किससे? यूरेटर के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है क्या? यूरिनरी ब्लड में आके यूरिया के रूप में एकत्रित हो जाएगा यूरिया। फिर यहाँ पे क्या होगा? यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक। तो ये अपना समझ में आया। और इसमें क्या होती है कि नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कितनी पाई जाती हैं? एक किडनी में 1 मिलियन के लगभग पाई जाती हैं।
और जो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन कहलाती है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हेनले लूप पाई जाती है, तो हेनले लूप कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में या किडनी में? तो किसमें पाई जाती है हेनले लूप जो होती है? तो वह किसमें पाई जाएगी? किडनी में पाई जाएगी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। हेनले लूप का स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देखा ही है ना? ठीक, और जो हेनले लूप होती है वह किस किस में प्रेजेंट होती है? तो तो जो अपने पक्षी हो गए, एविज हो गए तथा स्तनधारी में। इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है यानी उपस्थित होती है। और अब बात करें किसमें? मेढक में। मेढक तथा मछलियों में क्या होती है? अब्सेंट होती है। कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्वेश्चन ये भी बना सकता है, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हर तरीके से अपने को तैयार रहना है। ठीक, तो अगर कभी पूछ लिया कि हेनले लूप किस में नहीं पाई जाती है, तो मेढक तथा मछलियों में हेनले लूप नहीं पाई जाती, और किस में पाई जाती है? तो पक्षी तथा स्तनधारी में जो अपनी हेनले लूप होती है वह क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोग को? अब अगला क्वेश्चन, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है कि जो यानी कि अपने यूरिन के द्वारा निकाल दिया जाता है, पेशाब के द्वारा? तो विटामिन ए, विटामिन के, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो कौन सा विटामिन निकाला जाता है? तो देखो, फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो के, ई, डी, ए। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? कीड़ा। ठीक, कीड़ा से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा। तो ये क्या है? सभी फैट सॉल्यूबल हैं। और जो वाटर सॉल्यूबल हैं, जो बचेंगे वह क्या कहला जाएंगे? वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल में कौन कौन से बचे? बी और सी। ये सभी कैसे हैं? वाटर सॉल्यूबल। और बाकी ये कैसे हैं? फैट सॉल्यूबल। तो अब ये जो वाटर सॉल्यूबल हैं ये क्या कहते करते हैं कि जो यूरिन के साथ क्या होती है, इसमें क्या होती है? एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये क्या होता है कि मूत्र के साथ जो अपना यूरिन होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है। तो क्या होगा कि यूरिन के साथ मिक्स हो जाएगा, और यानी कि यूरिन के साथ ही शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो मानव पेशाब द्वारा होता है वह कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। देखो, अब जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो पढ़ ही चुके हैं ना। विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी का। विटामिन के से, फिलोक्विनोन से कौन सा रोग हो जाता है? यानी कि रक्त का थक्का न जमना। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन दो डी कैल्सीफेरॉल से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक, तो जो अपना
इस पे राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि जो वृक्क की कार्यात्मक इकाई है वह क्या है? देखो अभी हमने जब पढ़ा रहे थे तब उसमें हमने बताया कि जो वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है वह होती है क्या? नेफ्रॉन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अब अगर बात कर ले कि नेफ्रॉन के पार्ट्स की पूछ ले कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो होता है कौन कौन से? बोमन कैप्सूल, यानी बोमन संपुट, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी हो गई, उसके बाद आता है क्या? सीटी कलेक्टिव ट्यूब आती है, संग्रह नलिका आती है। ठीक, तो इस पे अपने ये हो गए किसके? नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि स्तनधारियों में वृक्कों का यानी कि जो किडनी का कार्य है वह किसको उत्सर्जित करना है? किसका पूछा है? स्तनधारियों का मतलब मैमेलियंस का। तो मैमेलियंस किसका उत्सर्जन करते हैं? अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल का, या अत्यधिक लवण, जल तथा अमीनो एसिड का, या अत्यधिक जल, यूरिया तथा अमीनो अम्ल का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देख, तो जो अपने स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी किसका करते हैं? यूरिया तथा जल का। जो अत्यधिक यानी कि हानिकारक जो अत्यधिक लवण होते हैं उनका, और यूरिया तथा जल का करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? स्तनधारी होते हैं। और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। और जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमीनोटेलिक, या अमोनोटेलिक। और ये कौन होते हैं? तो जो अभी बताए थे कौन से, जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी सभी जलीय जीव होते हैं वे। और जो यूरिया तथा अमीनो अम्ल का, तो यूरिया तथा अमीनो अम्ल का ये तो मिक्स कर दिया है ना। तो अपना राइट आंसर क्या गया इसमें? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, तो इस पे अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रक्त वाहिनी स्तनधारी में समानतः सबसे अधिक मात्रा यूरिया ले जाती है? तो कौन सबसे अधिक मात्रा में यूरिया लेके जाएगी? यकृत सिरा, हिपैटिक वेन, या यकृत निवाहिका सिरा, हिपैटिक पोर्टल वेन, या वर्की सिरा रीनल वेन, या यकृत धमनी हिपैटिक आर्टरी? तो कौन लेके जाते हैं यूरिया को सबसे अधिक? तो देखो, जो अपनी किडनी है, किडनी में कैसा आता है? अशुद्ध रक्त आता है। तो अशुद्ध रक्त लाने का काम कौन करता है? वेन करती हैं। ठीक, तो कौन सी अब जो, यानी कि कहाँ से आएगा? यकृत से आएगा। तो जो अपना अशुद्ध रक्त सबसे अधिक लेके आएगा वह कौन लेके आएगा? हिपैटिक वेन लेके आती हैं। ठीक, यकृत सिरा वाली होती हैं वो क्या करती हैं? किडनी में क्या लाती हैं? अशुद्ध रक्त को सबसे अधिक। तो अगर सबसे अधिक जो अशुद्ध रक्त है वह किस में आ रहा है? हिपैटिक वेन में आ रहा है। तो मतलब कि यूरिया की जो मात्रा है सबसे अधिक वह किस में रहेगी? हिपैटिक वेन में रहेगी। तो जो सबसे अधिक रहती है यूरिया किस में रहती है? हिपैटिक वेन में। और अगर सबसे कम की बात करें तो किस में रहती है? रीनल वेन में। जो वृक्की सिरा होता है उसमें सबसे कम रहती है, और जो यकृत सिरा होता है उसमें सबसे अधिक रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ये अपना इस पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है? तो जस्ट अभी हमने बताया कि यूरिया की जो सबसे कम मात्रा होती है वह किस में होती है? तो रीनल वेन में होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि गुर्दे की पथरी, जो स्टोन बोलते हैं उन्हें, कि मेरे यानी कि मेरे पेट में पथरी हो गई है, तो वो किसका क्रिस्टल होता है? सिलिका का, सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का? तो जो पथरी बन जाती है, स्टोन बन जाती है, तो वह किसकी बनती है? तो जो यूरिया का निर्माण, जो पथरी होती है, जो किडनी में पथरी होती है, वह किसकी बनी होती है? तो यूरिक अम्ल, या कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो इस पे क्या अपना राइट आंसर जाएगा? सी नंबर। किस किस की बनी होती है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम
ऑक्जेलेट या तथा कैल्शियम फॉस्फेट। तो किस किस की बनी होती है जो ये पथरी होती है वह किसकी? अरे, यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अब जो ये यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा क्या बनी? पथरी बनी। तो ये जो पथरी बनी है, तो पथरी का बनना क्या कहलाता है? तो पथरी का बनना क्या कहलाता है? रीनल कैल्कुलाई कहलाता है। रीनल कैल्कुलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? रीनल कैल्कुलाई कहलाता है। पथरी का बनना क्या कहलाता है? रीनल कैल्कुलाई। कभी क्वेश्चन बन भी सकता है कि पथरी का बनना क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? रीनल कैल्कुलाई कहलाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रुश किनारा होता है वह कहाँ स्थित होता है? बोमन संपुट में, या पीसीटी में समीपस्थ कुंडलित नलिका में, या डीसीटी में दूरस्थ कुंडलित नलिका में, या हेनले लूप में? तो जो ब्रश बॉर्डर होता है, ब्रश किनारा होता है, वह किस में स्थित होता है? तो देखो, जो अपना यहाँ पे क्या हुआ कि ये बोमन संपुट बना, ठीक। बोमन संपुट से क्या निकली? पीसीटी निकली। तो जो फिल्ट्रेशन होता है, जो अवशोषण होता है, वह कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, ठीक। तो जब पीसीटी में क्या होता है? अवशोषण होता है, तो कैसे होता है? तो क्या होता है कि जो पीसीटी में क्या होता है कि ब्रश के, यानी कि जो ब्रश बॉर्डर होता है, वह ब्रश बॉर्डर युक्त घनाकार क्या होती है? इपिथेलियम होती हैं। और ये इपिथेलियम क्या करती हैं कि ये यानी कि पीसीटी के क्षेत्रफल को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। जब क्षेत्रफल को बढ़ा देंगी, जिससे क्या होगा कि जो अवशोषण होगा, वह जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, वह क्या होता है? अधिक होने लगता है, उसमें हेल्प होने लगती है। तो जो ब्रश बॉर्डर होता है वह किस में स्थित होता है? तो पीसीटी में स्थित होता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। और ये क्या कर देती हैं? कितना आकार बढ़ा देती हैं? तो लगभग 20 गुना। कितना? लगभग 20 गुना बढ़ा देती हैं, ठीक। लगभग 20 गुना आकार बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है कि लगभग 80 से 85% जल का क्या हो जाता है? अब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होती है बोमन संपुट में, डीसीटी में, पीसीटी में, हेनले लूप के आरोही हिस्से में। तो किसमें होगा? तो देखो, अब भी जस्ट हम बता रहे थे कि जस्ट बोमन कैप्सूल के नीचे क्या होती है कि पीसीटी लगी रहती है। अब पीसीटी में क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर उपस्थित होते हैं, ठीक। अब ये ब्रश बॉर्डर क्या करें कि इसके जो यहाँ पे क्या होती है? ब्रश बॉर्डर में इपिथीलियम प्रेजेंट होती है। इपिथीलियम की वजह से क्या होता है कि इनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह क्या जाता है कि बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है? लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। तो जब 20 गुना इनका क्या होगा? एरिया बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है, जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, वह कितना हो जाता है कि यानी कि लगभग 80 से 85% जल का हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, SCO3 हो गया, ग्लूकोज हो गया, उनका क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक। तो जो जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण एक साथ होती है, तो वह कहाँ होती है? तो पीसीटी में होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि उसकी गुच्छी निस्यंद का लगभग 80% भाग, 80% पुनः अवशोषित होता है। अब भी जस्ट हमने बताया कि जो ग्लोमेरुलस निस्यंद का लगभग कितना परसेंट, यानी 80 से 85%, यानी कि जो जल हो गया है इनका सबका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो पीसीटी में होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर ए नंबर जाएगा। देखो, अगर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से,
तो जितने भी एक्सक्रेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएंगे। इसमें पूछेगा ही क्या, एक्सक्रेटरी सिस्टम पे नेफ्रॉन से क्वेश्चन पूछेगा, उनके डिसऑर्डर पूछेगा, हमने बता दिया, फंक्शन पूछेगा, ये भी बता दिया हमने। ठीक, और क्या पूछ लेगा, और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, कौन सी साइकिल के द्वारा होता है, ये पूछ लेगा। ठीक, और भी जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके द्वारा आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन कौन से कैसे पूछ रहे हैं। ठीक, क्योंकि हमने पूरा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चनों को उठाए, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमने सीमित क्वेश्चन रखे हैं और उन सीमित क्वेश्चनों के द्वारा पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ठीक, ताकि आप लोगों को एक्सक्रेटरी जो उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसमें कहीं भी यानी कि परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना आए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वह सहायक है। जो अपनी किडनी है वह कैसा है, अपना वाइटल ऑर्गन्स है। ठीक, क्योंकि क्यों वह किस में सहायक, शरीर के द्रव के नियमन में। उसके अभी हमने फंक्शन बताया था, क्या क्या बताए थे। तो क्या ये शरीर के द्रव नियमन में है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो बिल्कुल है। अम्ल क्षार संतुलन के नियमन में मतलब पीएच कंट्रोल करता है, तो उसमें भी है। उपापचयी अपशिष्टों के निष्कासन में, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं तो उनके निष्कासन में है, बिल्कुल। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि जो किडनी होती है ये सभी काम करती है। ठीक, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो तो आप लोग, मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको पसंद आ रही है तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक, ताकि यानी कि जो भी आपके भाई बहन दोस्त यार हैं वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो यकृत के द्वारा क्या होता है कि जो NH2 होता है, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 में। NH3 जो क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, और ये टॉक्सिक होने की वजह से तो फिर इसको किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में। और जो यूरिया में चेंज होता है वह किसके द्वारा, ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। ठीक, देखो जो इसके क्वेश्चन है काफी कठिन नहीं है, बस पढ़ना आने चाहिए, यानी समझ लोगे एक बार ना तो सब बनने लगेगा आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में यूरिया किस अंग के द्वारा बनती है। तो जो यूरिया का निर्माण होता है वह किस अंग के द्वारा बनता है, किडनी, लीवर, लंग्स या लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा बनती है, किडनी के द्वारा, लीवर के द्वारा, लंग्स के द्वारा या लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो देखो अब भी जस्ट हमने बताया कि किसके द्वारा बनता है, तो यकृत के द्वारा बनता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर, कि यकृत से क्या बनता है, NH2, या NH2 से फिर क्या बनता है, NH3, NH3 से फिर क्या बनता है, यूरिया। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः है। तो जो यानी कि प्रोटीन वेस्ट होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा। तो अमोनिया का जो यूरिया में परिवर्तन होना वह किस में होता है, किडनी में, लीवर में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में। तो किस में होता है, किस में होता है, तो यह होता है किस में, लीवर में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि जो वयस्क सशक्त वृक्क होते हैं, तो जो एडल्ट रैबिट होता है, तो रैबिट का जो सशक होता है, जो एडल्ट रैबिट होते हैं उनका जो किडनी होता है, तो कैसे होते हैं, ओपी स्थेनोफ्रोस या प्रोनेफ्रोस या मिजोनेफ्रोस या मेटानेफ्रोस। तो कैसा होता है, तो देखो जो ओपी स्थेनोफ्रोस होता है वह किसका होता है, तो ये होता है पिजन कबूतर का हो गया, कैट का हो गया, इनका हुआ। ठीक, और जो प्रोनेफ्रोस होता है यह किसका होता है, तो यह होता है फिश का हो गया एंड एम्फीबियंस का हो गया।
जो उभयचर होते हैं। और जो मीजोनेफ्रॉस होता है, तो मीजोनेफ्रॉस किसका होता है? तो फ्रॉग का होता है, मेढक का होता है, ठीक। और जो मेटानेफ्रोसिस होता है, तो मेटानेफ्रोसिस किसका होता है? तो जो अपन हायर वर्टिब्रेट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके सबके कैसे होते हैं? तो मेटानेफ्रिस होता है, तो रैबिट। जो एडल्ट रैबिट होता है, हायर वर्टिब्रेट्स, इनका सबका किसका होता है? मेटानेफ्रॉस टाइप का किडनी पाया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या होती है, तो नंबर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स इन मैन आर अबाउट। तो जो यानी कि जो मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या है, जो अपने व्याकाणु बताए थे, अपने जो नेफ्रॉन बताए थे, तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो देखो, ईच किडनी में यानी कि एक किडनी में कितनी होती है? 1 मिलियन। अगर दो किडनी की बात करें तो कितनी? लगभग 2 मिलियन की। लेकिन अगर लगभग दो किडनी के अगर करीब जाएंगे तो क्या मिल रहा है? 2.4। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। क्योंकि वहां पे हमने लगभग 1 मिलियन बोला था, तो उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा, तो दोनों को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली कितना बताएगा? 2.4 मिलियन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है लगभग, जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वह कितना होता है? 15 mm Hg, या 45 mm Hg, या 75 mm Hg। तो जो निस्यंदन दाब होता है, तो देखो, जो मनुष्य के वृक्क में निस्यंदन दाब होता है, तो सबसे पहले समझिए कि निस्यंदन दाब होता क्या है। निस्यंदन दाब मतलब वह प्रभावी दाब होता है जिसके द्वारा, यानी कि जो नेफ्रॉन के भाग से रुधिर दाब को, यानी कि रुधिर के प्लाज्मा को अपन क्या करते हैं? उसके प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं? यानी कि उसमें प्रेशर में जिम्मेदार होता है। तो ये निस्यंदन दाब कहलाता क्या है? कि जो ग्लोमेरुलस द्रव स्थिति की दाब में से, क्या जो ग्लोमेरुलर द्रव स्थिति की दाब में से क्या करें? कोलाइडली जो परासरणी दाब और कैप्सुलर दाब को घटाने पे जो प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? अपन निस्यंदन दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो निस्यंदन दाब, जो ग्लोमेरुलस द्रव स्थिति की दाब होता है, उससे किसको घटाने पे? जो कोलाइडली परासरणी दाब होता है, जो कोलाइडली परासरणी दाब, और किसको? कैप्सुलर द्रव स्थिति की दाब होता है, ठीक। इनको घटाने पे जो प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन दाब बोलते हैं। तो अगर बात की जाए कि जो ग्लोमेरुलस द्रव स्थिति की दाब, तो वह कितना होता है? तो वह होता है 65 mmHg। और जो कोलाइडल परासरणी दाब होता है, जो रुधिर क्लोराइड, और जो रुधिर कोलाइडली परासरणी दाब होता है, वह कितना होता है? तो वह होता है 32 mm। और जो कैप्सुलर द्रव स्थिति की दाब होता है, वह कितना होता है? 18 होता है, ठीक। तो अगर 65 - 82, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? 50। तो इससे क्या आ जाएगा? 15। तो 15 mm of Hg। तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा क्या? ए नंबर। कि जो वृक्क में निस्यंदन दाब होता है, वो कितना होता है? 15 mmHg होता है। तो ये अपन कैसे पूछे कि जो निस्यंदन दाब का सूत्र होता है वह क्या होता है? कि जो ग्लोमेरुलस इस द्रव स्थिति की दाब माइनस क्या हो जाएगा? जो रुधिर कोलाइडली परासरणी दाब प्लस कैप्सुलर द्रव स्थिति की दाब के योग, यानी कि जो रुधिर कोलाइडली परासरणी दाब और कैप्सुलर द्रव स्थिति की दाब के योग को अगर हम ग्लोमेरुलस द्रव स्थिति की दाब में से घटाएं, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? निस्यंदन दाब मिलता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना कहलाता है। तो जब यूरिन के साथ बड़ी मात्रा में क्या किसका क्षय होना? प्रोटीन। वह क्या कहलाएगा? डाउन सिंड्रोम, कीटोनीरिया, या डायबिटीज इंसिपिडस, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या कहलाएगा? तो देखो, जब क्या करते हो कि जब आप उपवास रहते हो, ब्रेथ रहते हो, ठीक,
तो व्रत में क्या होता है कि सबसे अधिक, सबसे पहले किसका होगा, ग्लूकोज का, ग्लूकोज, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट। तो जो अब ये खत्म हो गए तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा संचित भोज्य पदार्थ, तो संचित भोज्य पदार्थ कहाँ रहता है, हमारा संचित भोज्य ग्लाइकोजन में रहता है, ठीक, ग्लाइकोजन प्रोटीन पे। तो क्या होता है, उसका अपन लोग उपयोग करने लगते हैं। तो उपवास के समय क्या होता है कि जब उपवास के समय अपन यूरिन यानी कि मूत्र का जब उत्सर्जन होता है तो क्या हुआ कि वहां पे किसका यानी कि अपन किसकी कौन सी एनर्जी यूज किए हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में जब प्रोटीन का क्षय होगा तो वह क्या कहलाता है, कीटो न्यूरिया कहलाता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, कि पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो पोडोसाइट सेल्स किस में पाई जाएंगी, किडनी में, लीवर में, टेस्टिस में, या ओवरी में। तो जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं वह किस में पाई जाती हैं, तो देखो, जो अपनी किडनी है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक, जो किडनी है, तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन, ठीक। अब नेफ्रॉन में जो उसका पहला पार्ट क्या कहलाता है, ये बोमन सेप्पुट या बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो बोमन कैप्सूल में क्या होती हैं, कई प्रकार क्या होती है इसमें, क्या होती हैं, इसके अंदर कई केशिकाएं पाई जाती हैं, कई कैपिलरीज पाई जाती हैं, और इन कैपिलरीज का क्या होता है, एक गुच्छा बन जाता है। इस गुच्छे को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक। तो ये ग्लोमेरुलस की यानी कोशिकाओं में क्या होता है कि अंगुलीनुमा एक छोटे छोटे प्रवर्ध निकल आते हैं। इन प्रवर्ध को क्या कहा जाता है, पोडोसाइट सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोडोसाइट सेल्स कहला जाता है। और इन्हीं पोडोसाइट सेल्स के द्वारा ही क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन होता है। जो फिल्टर होता है ना, तो ये यही पोडोसाइट सेल्स ही उसको उसमें हेल्प करती हैं। तो ये किस में पाई जाती हैं, किडनी में पाई जाती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर, यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है। तो यूरिक अम्ल जो है वह किसका है, तो देखो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो यूरिक अम्ल होता है वह किसका उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वह क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। वह क्या कहलाते हैं, यूरिकोटैलिक। और यूरिकोटैलिक किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। और कौन कौन से होते हैं, हो गए सरीसृप, पक्षी हो गए, और कीट हो गए। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। दोनों कीट तथा पक्षियों में क्या होता है, यूरिक अम्ल का ये लोग उत्सर्जन करते हैं, ठीक। और जो एम्फीबियंस हो गए, तो एम्फीबियंस किसका करते हैं, तो एम्फीबियंस हो गए ये सब किसका करते हैं, तो यूरिकोटैलिक का। क्योंकि एम्फीबियंस पे अपने फ्रॉग भी आ जाते हैं, है ना, कह सकते हैं अपन। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।